हम सब जानते हैं कि चीजें नीचे गिरती हैं। ये इतना कॉमन है कि हम इस पर सोचते भी नहीं, पर कभी सोचा है कि क्यों? इस क्यों का जवाब फिजिक्स के कुछ सबसे गहरे और दिलचस्प सिद्धांतों में छिपा है। तो आज हम उन्हीं सिद्धांतों की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो देखिए, आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम एक पंख और सिक्के की एक बहुत पुरानी पहेली से शुरू करेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये जो नीचे की ओर खिंचाव है, इसका असल मतलब क्या है और इसके पीछे का गणित क्या कहता है। हम न सिर्फ जी का फॉर्मूला निकालेंगे, बल्कि उसकी असली वैल्यू भी कैलकुलेट करके देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि इस जी का इस्तेमाल असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में कैसे होता है। और आखिर में हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि क्या जी का मान हर जगह एक जैसा ही रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स की सबसे जानी मानी पहेलियों में से एक के साथ, एक पंख और एक सिक्का। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन यही वो सवाल है जो गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ की नींव रखता है। सवाल बहुत सीधा है ना? एक भारी सिक्का और एक हल्का पंख, दोनों को एक साथ छोड़ें तो सिक्का पहले जमीन पर क्यों पहुंचता है? हमारा रोज का अनुभव तो यही कहता है, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? इसी एक सवाल ने गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिकों को भी सालों तक सोचने पर मजबूर कर दिया था, और यहीं से हमारी पड़ताल भी शुरू होती है। तो इसका जवाब हवा में ही छिपा है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में सिक्का इसलिए पहले गिरता है क्योंकि हवा पंख पर ज्यादा जोर लगाती है, उसे रोकती है, जिसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम इस हवा को ही सीन से हटा दें, जैसे कि एक वैक्यूम चेंबर में, तो पूरा खेल ही बदल जाता है। वहां पंख और सिक्का दोनों एक ही रफ्तार से गिरते हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचते हैं। इससे एक बात साफ हो गई, असली विलन हवा का प्रतिरोध है, गुरुत्वाकर्षण नहीं। ठीक है, तो अगर हवा का प्रतिरोध असल कहानी नहीं है, तो फिर क्या है? इसे समझने के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण की भाषा को ठीक से समझना होगा। तो चलिए इस नीचे की ओर खिंचाव को सही से परिभाषित करते हैं। फिजिक्स में हम अक्सर चीजों को आसान बनाने के लिए एक आदर्श स्थिति, एक आइडियल सिचुएशन की कल्पना करते हैं। फ्री फॉल या मुक्त पतन बस एक ऐसी ही स्थिति है। इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है, और हवा जैसी कोई भी दूसरी ताकत उसे बिल्कुल भी नहीं रोक रही। और इसी फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है हमारा सबसे जरूरी टर्म, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम छोटे जी से दिखाते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी हर सेकंड किसी गिरती हुई चीज की रफ्तार को कितना बढ़ा देती है। ये जी ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का असली माप है। तो अब हम इस डिस्कशन के सबसे दिलचस्प हिस्से में आ गए हैं। अब हम इस जी का फॉर्मूला निकालेंगे। ये किसी जादू की तरह लग सकता है, लेकिन असल में ये न्यूटन के दो महान नियमों को एक साथ लाने का नतीजा है। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। तो पहला कदम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, और इस खिंचाव यानी बल का फॉर्मूला है F = G × m × स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। यहां बड़ा M पृथ्वी का द्रव्यमान है, छोटा m उस गिरती हुई चीज का, और d उनके बीच की दूरी है। अब दूसरा कदम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, जो शायद उनका सबसे प्रसिद्ध नियम है। ये कहता है कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, यानी F = m × a। अब चूंकि यहां हमारा त्वरण गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है, जिसे हम g कहते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है F = m × g। तीसरा कदम, अब देखिए हमारे पास एक ही बल F को बताने के दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। चूंकि दोनों एक ही बल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उन्हें एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो m × g बराबर हो गया g × m × m/d² के। यहीं से असली जादू शुरू होने वाला है। और अब
चौथा और आखिरी कदम, समीकरण को सरल बनाना। ध्यान से देखिए, गिरती हुई चीज का द्रव्यमान यानी छोटा m समीकरण के दोनों तरफ है। इसका मतलब है कि हम इसे हटा सकते हैं, ये कट जाता है, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं हमें g का अंतिम फॉर्मूला मिल जाता है, g बराबर g इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। ये फिजिक्स का एक शानदार पल है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि किसी चीज के गिरने की रफ्तार उसके अपने वजन पर निर्भर नहीं करती, और यही वजह है कि वैक्यूम में पंख और सिक्का एक साथ गिरते हैं। तो अब हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ अक्षरों का एक समूह है। चलिए अब इसे एक असली नंबर में बदलते हैं। हम पृथ्वी के लिए जी की असल वैल्यू की गणना करेंगे। इस गणना के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g, जिसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी रहती है। दूसरा, हमारी पृथ्वी का कुल द्रव्यमान m। और तीसरा, पृथ्वी की त्रिज्या r, यानी उसके केंद्र से सतह तक की दूरी। इसे हम अपने फॉर्मूले में d की जगह इस्तेमाल करेंगे। और जब हम इन सभी बड़ी बड़ी संख्याओं को फॉर्मूले में डालकर हल करते हैं तो हमें एक बहुत ही जाना पहचाना नंबर मिलता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पृथ्वी पर कोई भी फ्री फॉलिंग चीज की रफ्तार हर एक सेकंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। यही वो नंबर है जो अनगिनत फिजिक्स की समस्याओं को सुलझाने की चाबी है। तो अब हम अपने 5वें हिस्से पर आते हैं, गति के समीकरण। अब जब हमारे पास g की वैल्यू है तो चलिए देखते हैं कि फिजिक्स के सवालों को हल करने में इसका असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब जब हमारे पास g की वैल्यू है तो हम गति के जो स्टैंडर्ड समीकरण हैं उन्हें फ्री फॉल के लिए बहुत आसानी से बदल सकते हैं। इसमें बस एक छोटा सा काम करना है। जहां भी त्वरण यानी a है वहां g रख दें, और जहां दूरी यानी s है वहां ऊंचाई यानी h रख दें, और बस ये समीकरण गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ, इन समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो g को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वेग बढ़ रहा है, लेकिन अगर किसी चीज को ऊपर फेंका जा रहा है तो g नेगेटिव होगा क्योंकि वेग घट रहा है। और कुछ कॉमन सेंस वाली बातें भी हैं, जैसे जब कोई चीज सिर्फ गिराई जाती है तो उसकी शुरुआती रफ्तार 0 होती है, और जब कोई चीज अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंचती है तो एक पल के लिए उसकी आखिरी रफ्तार भी 0 हो जाती है। और हाँ, ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय हमेशा बराबर होता है। अब तक हमने g को 9.8 मानकर काम किया, जैसे कि ये एक पत्थर की लकीर हो। लेकिन अब वक्त है पर्दे के पीछे की सच्चाई जानने का। असल में g का मान हमेशा और हर जगह एक जैसा नहीं होता। चलिए गुरुत्वाकर्षण की इन बारीकियों को भी समझ लेते हैं। 9.8 मीटर्स पर सेकंड असल में एक औसत मान है। सच्चाई यह है कि हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। ये ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है। इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स पर कोई भी पृथ्वी के केंद्र के ज्यादा करीब होता है, इसलिए वहां g का मान थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर कोई भी केंद्र से थोड़ा दूर होता है, तो वहां g का मान थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये बदलाव सिर्फ ध्रुवों और भूमध्य रेखा तक ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं यानी सतह से ऊपर जाते हैं, g का मान कम होता जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर हम जमीन के नीचे किसी खदान में जाएं, तब भी g का मान कम हो जाता है। इसका मतलब है कि g का सबसे ज्यादा मान पृथ्वी की सतह पर ही होता है, और जाहिर है दूसरे ग्रहों या चांद पर तो ये मान बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे चांद पर यह पृथ्वी के मान का लगभग छठा हिस्सा ही है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान थोड़ा कम है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तकनीकी रूप से वहां किसी का वजन भी थोड़ा कम हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।